जय श्री कृष्णा साथियों, जय बांके बिहारी लाल की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ठाकुर जी की कृपा आप पर असीम बनी रहे। आप जिस भी लक्ष्य को लेकर चल रहे हो वह लक्ष्य आपको जरूर हासिल हो। और अभी तो आपका लक्ष्य अध्यापक बनना है, तो ठाकुर जी की कृपा इतनी हो जाए कि आप अध्यापक बन जाएं और अध्यापक बन के सेवा भाव से कार्य करें। अब शुरू करते हैं साथियों, आज का अपना जो वीडियो है वह है सामाजिक अध्ययन का रिवीजन कैसे किया जाए। क्योंकि एसएसटी ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है एसएसटी कि सिलेबस इतना ज्यादा होता है, मैटर इतना ज्यादा होता है, कई बार देख के घबरा जाते हैं। हालांकि आप सभी ने कवर कर लिया होगा, अब तो रिवीजन का दौर चल रहा है, 20-25 दिन बचे हैं मुश्किल से एग्जाम के, और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी, ऐसी उम्मीद है मुझे। अब एसएसटी में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स तो मतलब ज्यादा मार्किंग वाले होते हैं और कुछ होते हैं कम, जहाँ पे मैटर ज्यादा होता है और मार्क कम आते हैं, और जहाँ पे मैटर कम होता है और मार्किंग ज्यादा होती है वे हमें ध्यान में रखने जरूरी होते हैं। तो इससे हम क्या है, हमारी मार्किंग वहां पे सुधार सकते हैं। अब मैं आज आपको बताऊं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो नए विद्यार्थी यदि देख रहे हैं और पुराने भी यदि देख रहे हैं और उन्होंने वह चीज नहीं देखी है, मैंने एसएसटी के पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया था। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक तो सारी एसएसटी राजस्थान को छोड़कर, उसमें हर टॉपिक का हर टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि ये मार्किंग यहाँ से होती है ज्यादा, इस टॉपिक में विशेष इस पर ध्यान देना है और इस पर कम ध्यान देना है, वह चीज बताई थी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। और राजस्थान के संदर्भ में भी ऐसा ही हर टॉपिक का विश्लेषण किया था, पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया था। लगभग महीने 1.5 महीने पहले बनाया था वो वीडियो, काफी लोगों ने देखा भी है। तो जो नए विद्यार्थी हैं और जिन्होंने नहीं देखा है, सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, उन दोनों वीडियो को। उसमें आपकी काफी मदद हो जाएगी और आपके काफी जो डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे, काफी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब आप कहोगे सर वो देखें कैसे, मिलते नहीं है, कई लोग तो यही कहते हैं। अब मिलेंगे कैसे? कोई भी वीडियो देखना है ना आपको, मिलेंगे कैसे? क्या आप मेरे चैनल को खोलिए, आप गौरव ज्ञान धारा चैनल खोलते हैं, अब उसमें ऊपर जो है अलग अलग टैब दे रखी होती है, उसमें प्लेलिस्ट नाम की जो टैब है उस प्लेलिस्ट पे जाइए। फिर उसमें से आपको जैसे मार्गदर्शन से संबंधित जितने भी देखने हैं, जैसे सिलेबस का विश्लेषण है, कब कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सारे, तो उसमें उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वो दे रखी है सारी अंदर, उसके अंदर आप रीड के लिए मार्गदर्शन वाली टैब देखें, उसमें काफी सारे वीडियो हैं। उसके अंदर ही आपको सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी के, और सारे वीडियो उसके अंदर। वापस बता देता हूं, गौरव ज्ञान धारा जैसे अपना चैनल खोलते हैं आप, मुख्य चैनल पर जाइए, इस वीडियो से ही नहीं, मुख्य चैनल पर जाइए, उसमें अंदर जाकर फिर आप प्लेलिस्ट वाली टैब में जाइए, प्लेलिस्ट में फिर रीड के लिए मार्गदर्शन और उसको देख लीजिए। और बाकी सब्जेक्ट के जो अच्छे टॉपिक और ट्रिक्स वाले वीडियो देखना है तो उसके भी प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बना रखी है, साइकोलॉजी की, आपके राजस्थान के कल्चर की अलग है, भूगोल की अलग है, भारत के ज्योग्राफी की, और सारी अलग अलग बना रखी है। तो सबसे पहले उसका विजिट करें, उसे देखें, उसके बाद में अब रिवीजन में क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं। अब रिवीजन में ऐसा है साथियों कि जैसे भारत का भूगोल है, यदि आप उसको रिवीजन करने बैठ जाओगे अभी लेकर, तो आपके कम से कम 10-15 दिन उसमें ही चले जाएंगे और आपके वो रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो करना क्या होता है, भारत का भूगोल आप जैसे रिवीजन कर रहे हो, बहुत ज्यादा टॉपिक दे रखे हैं, नंबर आते हैं 5-7 प्रश्न आते हैं, उसमें से भी 3-4 प्रश्न तो ऊपर के टॉपिक्स में से आ जाएंगे। जैसे भारत के भूगोल का रिवीजन कर रहे हो तो आप भारत की भौगोलिक सीमाएं, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की नदियां, ये 3 जो टॉपिक है इनको स्पेशल, और एक जलवायु, इनको व्यवस्थित तरीके से रिवाइज कर लो। बाकी के जैसे दूसरी जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, खनिज है, और भी दूसरे टॉपिक है, तो उनमें क्या करना है, उनमें आपको मुख्य मुख्य याद रखने। कैसे? जैसे खनिज है तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन सा ज्यादा है, और इस तरीके से ये सारे। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो कौन सी कहां पर है, कौन कौन से राज्य उसके अंदर सम्मिलित है, ये चीजें ऊपर ऊपर की भी याद रख लोगे ना, डायरेक्ट पूछी जाती है रेट के अंदर, ठीक है ना। ज्यादा बुक्स वाले तो सब देखो ज्यादा देंगे, सब यही चाहते हैं कि हमारी बुक में से प्रश्न बाहर नहीं जाए, तो वो तो मैटर देने ही देने हैं। अब आपने विस्तृत भी पढ़ रखा है, अगर विस्तृत आएगा तो आपका उस समय दिमाग काम कर लेगा और निकाल दोगे, लेकिन वह दिमाग तब काम करेगा जब आपको ऊपर का याद होगा। अब कोई पूछ ले कि तुलवुल परियोजना कहाँ है और आपका दिमाग ही नहीं चले, तो फिर आप अंदर की चीज याद ही नहीं कर सकते। भीमा परियोजना कहाँ है कोई पूछ ले, नहीं दिमाग चला, याद नहीं। तो ये चीजें मतलब ऊपर की आपको पूछते ही याद होनी चाहिए, कि कोई भी आ गया प्रश्न अपने ऊपर का तो अपन उसके मतलब वहां तक पहुंच जाना चाहिए कि ये चीज मुझे ऐसे याद है। इसके अलावा अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको कुछ
पॉइंट जो मेरे पास लिख रखे हैं वो बताऊं। जैसे आप हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, अपने जो भी बुक देखोगे आप एसएसटी की, उसमें लगभग हिस्ट्री से शुरुआत की हुई है। तो हिस्ट्री को याद करने के लिए साथियों, रिवीजन की बात कर रहा हूं, टाइमलाइन को याद करें। हिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका होता है, टाइमलाइन, यानी कि आप सन याद करें कि इस सन में ये घटना हुई थी, इस सन में ये हुई थी, इस सन में ये हुई थी, कि 319 में गुप्त संवत की स्थापना हुई है, जो भी है, जिस तरीके से यहां से लगाकर और स्वतंत्रता संग्राम तक चले आप, स्वतंत्रता आंदोलन तक, और वहां तक मतलब आपको टाइमलाइन याद होनी चाहिए कि इस में ये टाइमलाइन है। और जब टाइमलाइन याद हो जाएगी, चाहे एक दिन लग जाए आपके पूरा ही, लेकिन जब टाइमलाइन याद हो जाएगी तो आपके हिस्ट्री में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर कौन राजा हुआ है, उसके अंदर कौन राइटर हुआ है, वो सब अपने आप क्लियर होते जाते हैं। तो लगभग ये टाइमलाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर किसी के पास बनी हुई नहीं है तो एक बार व्यवस्थित तरीके से बना लो और व्यवस्थित तरीके से उसको दोहरान करते रहो उसका। जब टाइमलाइन आपको व्यवस्थित तरीके से याद हो जाएगी तो उसके बाद में हिस्ट्री में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो टाइमलाइन दोहराना ना भूलें। और क्या पढ़े, प्रमुख स्थल, जैसे कि कोई पर्यटन स्थल ही है या कोई भी, मतलब जिससे ऊपर के प्रश्न बनते हैं कि प्रमुख स्थल कहीं से पूछ लिया जाए कि कौन सा कहाँ है या किससे रिलेटेड है, तो प्रमुख स्थल याद करें। शब्दावलियां याद करें। शब्दावलियां कैसी, कि शब्दावलियां जैसे इतिहास में भी आपके पूछ ली जाती है, ज्योग्राफी में भी पूछ ली जाती है कि खादर क्या है, बांगर क्या है, पूड़ क्या है, रे क्या है, हिस्ट्री में पूछ ली जाती है, समाहर्ता क्या है, सन्निधाता क्या है, अक्ष पाटलिक क्या है, ये सारे, महामात्याश्रव का क्या है। अब ये शब्दावलियां मोस्ट ऑफ प्रश्न बन जाते हैं और शब्दावलियों की आपको सारणियां बनी हुई आपके पुस्तक में मिल जाएगी। तो इन शब्दावलियों को जरूर याद करें और ये मतलब कंठस्थ होनी चाहिए। ये शब्दावलियां याद होती रहेगी ना, आप यूं समझते जाओ कि आपके मैटर मतलब पककर तैयार हो रहा है। शब्दावलियां याद कर ले, सारणियां बिल्कुल अच्छी तरीके से। महाजनपद यदि पढ़ते हैं तो महाजनपद में आपको 16 के 16 महाजनपद की राजधानियां याद होनी चाहिए। चाहे बाकी की बात तो बाद में है, लेकिन चाहे जैसे आप कहां पे कौन सा जनपद है वो एक बार याद नहीं भी हुआ, लेकिन आपको राजधानी याद होनी ही चाहिए, क्योंकि महाजनपद में से ज्यादातर देखने को मिलता है 90% क्वेश्चन राजधानी मिलान करने का प्रश्न आता है। 4 दे देंगे और उसमें से एक या तो असुमेलित होगी या एक सुमेलित होगी, इस तरीके के प्रश्न। तो इन तरीकों को आपको रिवाइज करने के समय इनको लेकर चलना है और ऊपर ऊपर के मतलब यू होनी चाहिए पकड़, मतलब कंठस्थ हो जाने चाहिए। तो उसके बाद में आपको कोई भी बार नहीं निकाल सकता एग्जाम से, ठीक है ना। शासकों की उपलब्धियां, उपाधियां और उपलब्धियां दोनों ही। उपाधियां यानी कि जैसे महाराजाधिराज की उपाधि गुप्त वंश में सबसे पहले किसने धारण की, परम भागवत की सबसे पहले किसने की, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत की पहले की। तो ये चीजें मतलब कौन सी उपाधि किसने धारण की है, भारती की उपाधि किसने किसको मिली, राजस्थान के कौन सा शासक, इस तरीके के आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी उपाधि किसकी है। ज्यादातर यदि देखा जाए तो प्रश्न उपाधियों से शासकों के खूब बने हैं और उपाधि देने वाला कौन था या उस उपाधि का उल्लेख किसमें मिलता है, ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। इस रिवीजन के टाइम में आपको ये चीजें याद करनी है। लगभग मैं बता रहा हूं यदि ये याद कर भी लोगे ना तो आप पाओगे कि आपने बहुत ज्यादा यदि नहीं भी पढ़ा है एसएसटी में और इन चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है तो आपके पेपर काफी अच्छा हो जाएगा। साहित्य और साहित्यकार जहां भी दे रखा है, गुप्त में दे रखा है, मुगल में दे रखा है, आपके मौर्य में दे रखा है, कहीं भी दे रखा है, तो साहित्य और साहित्यकार किसने रचना की और उसकी कौन सी कृति है, कौन से शासक के समय लिखी गई, ये चीजें याद करनी बहुत जरूरी है। जिसमें आपके मौर्य काल का साहित्य और गुप्त काल का साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यदि डिटेल पढ़ने जाओ तो इसमें भी रघुवंश कितने खंडों में है और ये सारी अलग अलग चीजें हैं, मतलब मालविका अग्निमित्र कितने खंडों में है, तो ये सारी चीजें। अब ये मतलब आपके रीड के लेवल पे इतनी ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा डिटेल में आपको तो राइटर पूछ सकते हैं सीधा ही और कौन से शासक के समय लिखी गई। अब आपको पूछ ले रघुवंश कितने खंडों में, आपको नहीं पता कि यदि 19 खंडों में है तो आप फिर वहां पे मतलब ये काफी रीड के अभ्यर्थी होंगे जो इतनी चीजें मतलब नहीं पता होगी। अभ्यर्थी एग्जाम में वही बार होते हैं जो सरल सवाल को गलत कर देते हैं, यानी कि जो सबको आ रहा है उसको गलत कर दिया तो आप सीधे तौर पर बाहर हो जाओगे, और जो बहुत ज्यादा कठिन है उसको सही कर दिया तो आप सीधे तौर पे अंदर हो जाओगे। ये भी बात लागू होती है। तो मतलब सरल सवाल गलत नहीं होना चाहिए, उसके बाद में आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि क्रांति की बात कर लेते हैं, चाहे राजस्थान की है चाहे भारत की है, क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति में चाहे बाकी चीजें याद नहीं है लेकिन आपको कौन सा क्रांतिकारी कहां से था और उसके सामने अंग्रेज अधिकारी कौन सा था, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। भारत की भी बात कर रहा हूं, राजस्थान की भी बात कर रहा हूं, कौन सा दोनों तरीके के ये रिवीजन करना जरूरी। वैसे क्रांति का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं पड़ती है, अगर ये दोनों चीजें याद है तो फिर समस्या आती नहीं है।
सूफी और भक्ति आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सूफी और भक्ति आंदोलन के अंदर भी आपको मोस्ट चीजें मतलब ध्यान में रखनी है। जैसे सूफी के अंदर जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, ये 4-5 जो ऊपर के हैं वे याद होने बहुत जरूरी है। अब ज्यादा डिटेल में जैसे इल्मे इलाही मोहम्मद संप्रदाय, सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये आपके लेवल का नहीं है। ये यदि हिस्ट्री का ही कोई विद्यार्थी है, जैसे मेरे जैसे कोई प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीजें वक्त रखती है कि कितना डिटेल में पढ़ा है। और आपके लिए तो मतलब ऊपर के जैसे भक्ति पढ़ रहे हैं तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आपके ये गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, और इनकी मतलब मेन तथ्य इनके याद कर लोगे। मोस्ट जो चीजें आप भी अब इतने तो काबिल हो चुके हो कि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक में कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से पढ़ लोगे इस समय और फिर से दोहरान कर लोगे तो आपकी काफी मदद हो जाएगी। पुनर्जागरण के अंदर भी यही चीज, जैसे राजा राम मोहन राय, आपके दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, ये 3-4 जो ऊपर के व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना इनको, इनमें से सवाल बनता ही है, जिसमें राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें भी इनकी जो पुस्तकें हैं वो व्यवस्थित पढ़ना, सत्यार्थ प्रकाश से कई बार प्रश्न बने हैं, ठीक है ना, तो इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना। गांधी युग, फिर वही बात है, गांधी युग की बात करें तो टाइमलाइन याद होनी चाहिए। गांधी जी के आप जब से आंदोलन में आए हैं, चाहे चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, वहां से लगाकर और स्वतंत्रता प्राप्ति तक जितने भी आंदोलन हुए, टाइमलाइन के हिसाब से व्यवस्थित तरीके से क्रम से चलोगे तो बढ़िया रहेगा। टाइमलाइन याद है तो गांधी जी में आपको समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है ना। और गांधी जी की उपाधियां जरूर याद करना, बहुत सारी उपाधियां, 10-15 उपाधियां, ठीक है ना, इनको भी व्यवस्थित देख लेना, कौन सी किसने दी, किस समय मिली, ये देखना जरूरी है। पॉलिटिकल की यदि बात करें तो मुख्य अनुच्छेद में जैसे मूल अधिकार के, मूल कर्तव्य के, है ना, नीति निर्देशक तत्व के, राष्ट्रपति के, ये जो मुख्य अनुच्छेद है वे याद करने जरूरी है। और इनमें से जैसे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, इसमें से भी आपको पूछा जाता है, बजट वगैरह, तो इनमें से भी जो है महान्यायवादी का पूछ लेते हैं, महाधिवक्ता का पूछ लेते हैं। तो एक बार जैसे सेंट्रल का याद हो जाएगा तो आपको राज्य का तो याद हो जाता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल अंतर बिठाना होता है कि सेंट्रल से इतने अनुच्छेद कम में सीधा यहाँ आएगा, वो अंतर बैठ जाता है। लगभग मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें कैसे आपको अंतर बिठाकर याद करना है। सेंट्रल के याद होने चाहिए तो आपको स्टेट के याद हो जाएंगे, एक स्पेशल अंतर बिठाना है बस, उसमें से इतने लेस कर दोगे तो वो वहां बैठ जाएंगे। अक्षांश और देशांतर क्योंकि नए टॉपिक है तो यहाँ से सवाल बनने की, ज्यादा बड़ा नहीं है, नया है, इसलिए सवाल बनने की संभावना लग रही है। पवने जैसे पढ़ते हो तो पवनों में भी अब व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ये सारा है, ये टॉपिक मैं जरूर करवाऊंगा पवनों वाला, और ये आपको व्यवस्थित तरीके से मैं पूरा बनाकर और आपको बनाना सिखा दूंगा। जैसे आपको बुद्धि लब्धि की सारणी बनानी सिखा दी थी, वैसे मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। कौन सी कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये मतलब आपके अंदर जो कंफ्यूजन है ना कि व्यापारिक कहां से आती है, पछुआ कहां से आती है, कैसे आती है, वो सारा ही कंफ्यूजन मिट जाएगा जिस तरीके से मैं बनाना सिखा दूंगा। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको एग्जाम के अंदर आप कॉपी के पिछले पेज पर इसको हाथों हाथ बनाकर आपके सवाल गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये मैं करवाना भी चाहता हूँ, काफी इच्छा है मेरी इस टॉपिक को करवाने की, और मैं करवा दूंगा आपको कुछ ही समय के अंदर। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, कौन सा कहां से है, ये नाम जरूर याद कर लेना, कौन सा कहां आता है इसके बारे में, और इनकी दिशा याद कर लेना, ठीक है ना। और ग्रहण के अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपसौर अपसौर, ये घटनाएं होती है तो ये याद करनी आपको पड़ेगी। ये जो टॉपिक है जैसे कि विश्व के भूगोल से संबंधित हो जाती है, तो ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अंदर इनको रिवाइज करना जरूरी है। भारत के भूगोल में ज्यादा समय न लगाकर इनमें समय देना इस समय ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अब चलते हैं भारत और राजस्थान की, मैंने पहले भी बता दिया, अभी वापस बता देता हूँ। भौगोलिक सीमाएं, भौतिक प्रदेश और नदियां, और ये चीज भारत के अंदर तो ये, लेकिन राजस्थान के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट है। इस बार राजस्थान पर विशेष जोर रहेगा क्योंकि काफी संगठन और काफी लोगों द्वारा यह मांग उठाई गई कि राजस्थान का सिलेबस के अंदर वेटेज बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया भी है वेटेज, और सवाल भी ज्यादा मिलेंगे। इससे ये होता है कि राजस्थान की भर्ती में जैसे कोई बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनकी बदौलत, उनकी अपेक्षा राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा वेटेज देने के चक्कर में ये किया जाता है। और ये राजस्थान का सिलेबस इस बार ज्यादा आएगा, राजस्थान के सवाल भी ज्यादा आएंगे, राजस्थान का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें आप, ठीक है ना। अब जो चीजें हैं, बीमा और बैंकिंग, बीमा और बैंकिंग साथियों नया टॉपिक जुड़ा है, व्यवस्थित तरीके से याद करें। बीमा और बैंकिंग इतना मतलब टफ नहीं है, ऊपर के यदि तथ्य भी याद रख लोगे आप तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे वहां, क्योंकि बीमा और बैंकिंग नया जुड़ा है तो ज्यादा डिटेल में डीप
प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन ऊपर के प्रश्न जो तथ्य तैरते हुए सवाल आते हैं वे तैरते हुए जरूर आएंगे। अब तैरते हुए सवालों की यदि बात की जाए तो यही है वह चीज, जो तैरते हुए सवाल जो होते हैं साथियों आपके, वे गलत नहीं होने चाहिए। चाहे डीप गोता लगाकर आपके गलत हो जाए, वो उसका कोई गम नहीं है, उससे आप बाहर नहीं होंगे, मैं कह देता हूं आपको। लेकिन आपके तैरते हुए सवाल है वे गलत नहीं होने चाहिए। अब मुख्य बात यदि मैं कहना चाहूं तो राजस्थान के अंदर तो पूरा ही व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी राजस्थान के अंदर भी कल्चर और इतिहास जो होता है उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। ज्योग्राफी के अंदर तो आप जैसे खनिज और ये पढ़ते हैं, जैसे जो भी है ऐसे टॉपिक्स है जैसे मिट्टियां हैं, खनिज है, तो इनके ऊपर ऊपर के तथ्य याद रख लोगे तो बढ़िया है। लेकिन खनिज में, हाँ, खनिज के अंदर अंदर से सवाल बनता है, ये भी बताओ। राजस्थान के अंदर आपको पूछ सकते हैं नीमला रायसेला किसके लिए प्रसिद्ध है, डावड़ा सिंगारा किसके लिए प्रसिद्ध है, जावर कोटड़ा किसके लिए, डाकन कोटड़ा किसके लिए, रेवन की पहाड़ियां किसके लिए। ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं। हमने तो देखो रट रखी थी पूरी की पूरी, एक एक स्थल और एक एक खनिज पूरा का पूरा रट रखा था। और वे उस समय इतनी बढ़िया तैयारी थी कि उस तैयारी का फायदा अभी भी मिलता है। जब भी राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान की बुक उठाकर बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि ये सारा का सारा अभी भी याद है। यानी कि एक बार ही आपको तैयारी दम लगा के करनी है। यदि रीट में ही आप दम लगा के कर देते हो तो बाकी सारे एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें कहीं भी आपको जोर पड़ने वाला नहीं है। यदि मैं मेरी बात बताऊं साथियों, मैंने सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी की थी। देखो मैं आज आपको मेरे राज बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी की थी और इतनी शिद्दत से की थी, इतना मतलब समर्पण से की थी, इतना समर्पित था कि रीट की तैयारी से मैंने 2 बार नेट निकाली है। अब आप कहोगे सर 2 बार रीट की तैयारी से नेट कैसे निकाली, उसकी तो अंदर सिर्फ हिस्ट्री आती है, इसमें बहुत सारे, तो आप समझ सकते हो कि मैंने रीट के अंदर ही हिस्ट्री कितनी व्यवस्थित तरीके से पढ़ी थी। और मतलब रीट उस समय मैं मतलब समर्पित ज्यादा था और मेरे पास में समय बहुत ज्यादा था और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, तो वो चीजें काम करती है। तो रीट की तैयारी से 2 बार नेट निकाली थी, 2 बार आरएस प्री निकाली है, मेंस देखे आया हूं 2 बार। और बता रहा हूं मैं आपको कि रीट की तैयारी के अंदर ही मेंस जब मैं देने गया था तो सिर्फ जीके के और वो पेपर आते हैं ना, वे अटेंड किए थे। साइंस मैथ्स इंग्लिश वगैरह कमजोर है, वे अटेंड नहीं किए थे। और मेंस के अंदर इंटरव्यू से जो है मैं 35 से 37 नंबर से ही चुका था। तो ये चीज काफी काम आती है। एक बार जब तैयारी कर ली तो नेट निकाली, उसके बाद में बाकी जो एग्जाम है सीटेट वगैरह वो सब रीट की तैयारी से ही निकले थे। तो आपको भी एक बार तैयारी करनी है, व्यवस्थित तैयारी करनी है, मन लगाकर तैयारी करनी है, सही रणनीति से सही दिशा में तैयारी करनी है। जब इस चीज को आप फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि आने वाले जितने भी एग्जाम है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो सार में यही कहना चाहता हूं कि जितने व्यवस्थित मतलब प्रश्न ऊपर के जितने याद हो जाते हैं आपको बिना ऑप्शन के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहे बिल्कुल भी, बिना ऑप्शन के जितने जितने व्यवस्थित ऊपर के प्रश्न जो है तैरते हुए रिवीजन के समय तो वही देखा जाता है, वे गलत नहीं होने चाहिए हमारे, और व्यवस्थित तरीके से वे तैयार हो जाते हैं। तो ये समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको ऊपर के प्रश्न सारे याद है, जितनी भी सारनियां है वे सारी याद है, तो आप तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में ऐसी है। और आने वाले जो है अब अगला इंग्लिश का वीडियो आपके लिए जल्दी देने वाला हूं मैं। इंग्लिश के विद्यार्थियों के काफी मैसेज आ रहे हैं वो, और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कुछ रह गए हैं जो करवाने हैं आपको, वे करवा देंगे जल्दी। तैयारी बिल्कुल मन लगा के करते रहिए, अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।